दोस्तों, इसरो के पहला अटेम्प्ट में मार्स से पहुंचने और चंद्रयान मिशन या फिर एक बार में ही 104 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने जैसे अचीवमेंट्स के बारे में तो सब जानते हैं। पर भारत के स्पेस सेक्टर का यहाँ तक पहुंचने तक का इतिहास इतना फैसिनेटिंग है, इसके बारे में ही शायद ही किसी ने सुना होगा। और ना जाने कितने ही फेलियर्स के बाद इसरो ने नाम कमाया है। अभी के समय में ये रॉकेट्स और सैटेलाइट्स भारत के लिए काफी कॉमन हो गए हैं। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए इसरो ने कितना लंबा सफर तय किया, जानते इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में आखिर रॉकेट जैसी कोई चीज बनाने का आइडिया आया कहाँ से था। जैसे कि आप कभी सोचते होंगे कि जो दिवाली के रॉकेट होते हैं उन्हें बनाने का आइडिया असली वाले जो रॉकेट होता है उनसे आया होगा, पर असल में इसका उल्टा हुआ था। दरअसल सबसे पहले चाइनीज लोगों ने फायरवर्क्स बनाने में मास्टरी कर ली और भारत में फेस्टिवल की कमी तो है नहीं, तो वो सारे फायरवर्क भारत में सिल्क रूट के थ्रू आते थे। अब पूरी दुनिया में होशियार लोगों की कमी तो है नहीं, तो इन रॉकेट के आगे बम लगाकर इसे वॉर जैसी सिचुएशन में यूज किया जाता था। जब भारत में 1804 में मैसूर और ब्रिटिशर के बीच में वॉर हो रहा था, तब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के अगेंस्ट ऐसे रॉकेट्स यूज किए थे, जिससे कि ब्रिटिश विलियम कॉन्ग्रे इंस्पायर होते हैं और वो मॉडर्न मिलिट्री रॉकेट से नींव रखते हैं। 19वीं सेंचुरी के अंत तक पूरी दुनिया के साइंटिस्ट स्पेस के बारे में काफी कुछ जानने समझने लगे थे और स्पेस में अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजकर अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर को जानना चाहते थे। इसके लिए पहले बलून्स का इस्तेमाल किया गया, पर बलून्स भी एक लिमिटेड हाइट तक ही जाता है, तो इससे ऊपर जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल बनाने की जरूरत महसूस होती है। पर अब तक जिस तरीके के रॉकेट बनाए गए थे उन्हें स्पेस में नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि इसमें जिस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल होता था उसमें दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो बहुत ही बेसिक है, जिसे स्कूल लेवल साइंस में बताया जाता है कि अगर किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और स्पेस में तो ऑक्सीजन की उम्मीद रखना ही बेकार है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक सॉलिड फ्यूल था, मतलब इसे एक बार जलाने के बाद इसकी बर्निंग रेट इतनी ज्यादा होती है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रशियन स्कूल टीचर आइडिया देते हैं कि हम रॉकेट के साथ ही ऑक्सीजन को भेज देते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन को मिक्स करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इस आइडिया का यूज करके 1962 में एक अमेरिकन पहला लिक्विड पावर रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं। इसके बाद दुनिया भर में रॉकेट बनाने की शुरुआत होती है। अब भारत की बात करते हैं तो 1946 में विक्रम साराभाई TIFR ज्वाइन करते हैं और फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में गवर्नमेंट की हेल्प से PRL को स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद 1957 में दुनिया का एक ऐतिहासिक इवेंट होता है, जिसमें रशिया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में सक्सेसफुली भेजता है, जिससे कि इंस्पायर होकर विक्रम साराभाई भी स्पेस के क्षेत्र में भारत को आगे करना चाहते थे। पर गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय पे भारत में फूड क्राइसिस और एनर्जी शॉर्टेज जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो विक्रम साराभाई ने भी रॉकेट बनाने के प्लान को थोड़ा डिले कर दिया और भारत में टेलीविजन सर्विस के जरिए एजुकेशन को डेवलप करने में जुट गए। 1959 में दिल्ली में पहला टेलीविजन फोरकास्ट किया जाता है और फिर 1965 से डेली ट्रांसमिशन आकाशवाणी शुरू होता है। इसके बाद 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को भारत के एटॉमिक एनर्जी डिवीजन में स्टैब्लिश किया जाता है और फिर 1963 में भारत का पहला रॉकेट तिरुवनंतपुरम के तुम्बा गांव से लॉन्च किया जाता है, जो कि 207 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचता है। और फिर 1969 में इंकोस्पार्क को एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से निकालकर उसे एक अलग स्पेस डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें इसका नाम बदल के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कर दिया जाता है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है इसरो की। अप्रैल 1975 में भारत अपना पहला इंडिजिनियस सैटेलाइट आर्यभट्ट को रशिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च करता है। पर अब तक भारत के पास अपना खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था जो कि सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट तक पहुंचा सके। तो काफी कोशिशों के बाद जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 रोहिणी 1 सैटेलाइट को लेकर अपनी उड़ान भरता है और इसके साथ ही भारत दुनिया का 6th नेशन बन जाता है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट बनाया था। इसके अगले साल ही भारत एक और इंडिजिनियस सैटेलाइट एप्पल को लॉन्च करता है, जिसकी एक्चुअल पिक्चर्स कुछ इस तरीके की हैं। इसके बाद काफी सारे अर्थ ऑर्बिटिंग और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। इस समय तक भी भारत का सबसे ज्यादा यूज होने वाला रॉकेट PSLV को अभी तक नहीं बनाया गया था। इससे पहले ASLV को यूज किया जाता था, जिसे बनाने में 1997 से लेकर 1994 तक 3 अनसक्सेसफुल फ्लाइट थी और फाइनली 1994 में इसरो इसे सक्सेसफुली बना देता है और PSLV से पहले इसे ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 1997 में PSLV अपनी पहली उड़ान भरती है और तब से लेकर आज तक इसे रेगुलरली बेसिस पे सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट्स में भेजने के लिए यूज किया जाता है। ये रॉकेट इतना रिलायबल है कि इसे कभी कभी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स को भेजने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद 1999 में PSLV ने पहली बार 3 सैटेलाइट्स को एक साथ में भेजकर इसरो का कद ऊंचा किया था। अब इतना सब कुछ अचीव करने के बाद इसरो पे एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, जब 1999 की कारगिल वॉर में यूएसए ने भारत को पाकिस्तानी ट्रूप्स के GPS लोकेशन देने से मना कर दिया। तब भारत को अपना खुद का GPS बनाने की नीड समझ में आती है। इसके बाद इसरो इसे बनाने में लग जाता है और फाइनली 2018 में हमें नाविक जैसा
फुल्ली ऑपरेशनल नेविगेशन सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही 2001 में GSLV का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। इसके बाद 2008 में चंद्रयान-1 से भारत के पहले लूनर मिशन की शुरुआत होती है और 2013 में मिशन मार्स की शुरुआत होती है, जो कि सितंबर 2014 में मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंटर करता है। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा नेशन बन जाता है और दुनिया का पहला नेशन जो कि पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा हो। इसके अलावा बात करें तो रॉकेट साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजन का 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2003 में सक्सेसफुल टेस्ट किया जाता है और 2014 में इसे पहली बार सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जाता है। ये इतनी प्रीसियस टेक्नोलॉजी है कि दुनिया के सिर्फ इन 6 कंट्रीज के पास ही है। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। पर अभी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका मेन पर्पज है चांद पर अपना रोवर लैंड करना। ये मिशन चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, और इससे भारत के स्पेस सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अभी के टाइम में भारत के पास रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाले 2 रॉकेट्स हैं। PSLV मेनली पोलर ऑर्बिट्स के लिए और GSLV जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए है। अभी के वक्त में इसरो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को उनकी ऑर्बिट तक पहुंचाता है, और वो भी काफी कम्पिटिटिव प्राइस पे। पर इसरो के इतना कम्पिटिटिव होने के बावजूद भी इसका मार्केट शेयर काफी कम है, जिसके 2 मेन रीजन है। पहला ये है कि इसरो भारत के ही मिशन में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो फॉरेन क्लाइंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, और दूसरा रीजन थोड़ा सा टेक्निकल है। इसरो अपने रॉकेट्स में बहुत ज्यादा कंपोजिट मटेरियल का यूज नहीं करता, जो कि वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा पीछे है। जिसका मेन रीजन है कि इसरो का बजट काफी कम होता है, क्योंकि इसरो एक गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आती है, तो उसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट होती है, जिसे हम टॉप की स्पेस एजेंसी से कंपेयर करें तो काफी कम है। अब इसमें इसरो की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इसे गवर्नमेंट ही इंप्रूव कर सकती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसरो छोटे रॉकेट्स पे काम कर रहा है, जिन्हें लॉन्च रेडी करने में 1 हफ्ते से भी कम टाइम लगेगा। तो इससे इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने में और भी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि रॉकेट्स की रेडीनेस काफी मायने रखती है सैटेलाइट लॉन्च की। तो ये है इसरो की कहानी, जो कि मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। और इसरो के आने वाले मिशन जैसे कि गगनयान, जो कि स्पेस में एक ह्यूमन को भेजना और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जैसे मिशन काफी इंस्पायर करते हैं और बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं। किसी भी देश में स्पेस एजेंसी की डेवलपमेंट से सिर्फ सैटेलाइट्स और रॉकेट्स ही नहीं, बाकी अदर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा ग्रो करती है। जैसे कि USA के अपोलो मिशन के दौरान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो हुई थी, जिस पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और भारत में सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि पिक्सेल, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस और स्काईरूट एरोस्पेस भारत में स्पेस सेक्टर को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल साबित हो रही है, जिससे पूरी दुनिया में भारत की स्पेस सेक्टर का नाम और भी ऊंचा होता जा रहा है। तो ये है कहानी भारत में स्पेस सेक्टर की, जिसमें इसरो ने काफी मेहनत से ये नाम कमाया है और अभी इसरो को बहुत आगे जाना है। अगर आपको इसरो का ये इतिहास काफी फैसिनेटिंग लगा हो और मेरा काम आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसे हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग केस स्टडी पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको किसी टॉपिक पे केस स्टडी चाहिए तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।